रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनको कुछ शब्दों में इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि घाट घाट घूम के, गली गली चूम के इन्होंने ज्ञान बटोरा है, ज्ञान को बांटा है, इस्तेमाल किया है और सफलता के आकाश में अपना नाम उकेरा है। तो कहाँ से आगाज़ किया जाए? चलिए इनके कारनामों का जो आगाज़ है इनके नाम से ही करते हैं। रक्षत हुजा, जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लर्निंग के डायरेक्टर हैं, जो एक एक्सपीरियंशियल एजुकेशन फोकस्ड एकेडमी है, यूएस, यूरोपियन और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रही है। जयपुर विरासत फाउंडेशन के डायरेक्टर, जयपुर विरासत फाउंडेशन जिसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, राजस्थान रूरल आर्ट्स प्रोग्राम जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, सक्सेसफुली रन कर रही है। इसके अलावा 2002 से आईडीए सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ, 150 से ज़्यादा आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड एकेडमिक जर्नल्स, co-authoring a book, reporter for ANI and Reuters, जामिया मिलिया, DU, JNU, राष्ट्रदूत, CEO, आर्ट लवर, एस्थीट and Jaipur Literature Festival, director of Jaipur Virasat Foundation and the endless popular projects started by it. तो आपका तहे दिल से स्वागत तो है ही, बट आई एम वेरी इंट्रीग्ड टू नो कि ये जो सफ़र रहा है वो बहुत सारी मंजिलों को पार करके किया है आपने पूरा। तो इस सफ़र की मंजिल कौन सी, आपको आगे क्या करना है? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और आपका जो इंट्रोडक्शन था थोड़ा काफ़ी बड़ा ही विस्तार में था। काफ़ी चीज़ों में चेंज किया है लाइफ में, बट जैसे मेरा एक व्यू रहता है कि जो जिस टाइम पे आपको सही लगता है और आप कर पाओ, आपकी क्षमता हो, वो चीज़ ज़िंदगी एक बार जीने को होती है, तो उसमें जीना चाहिए। और दूसरे साथ साथ जो हमें खुद भी बहुत कुछ मिलता है सोसाइटी से, तो हम दे पाए सोसाइटी को, तो उस पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। मंजिल तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसे कहते हैं जर्नी इज बेटर देन द डेस्टिनेशन, बट मंजिल यही है कि जो आज के दिन कार्यक्रम कर रहे हैं जयपुर विरासत से, उसकी मंजिल तो यही है कि जयपुर में एक थोड़ी सोसाइटी है, उसमें आर्ट और कल्चर की तरह थोड़ा और भी फोकस और लिंक बैठे, और साथ ही साथ ये है कि सोसाइटी समझे कि एक शहर है, इसमें जो सिविक सेंस है उस पर भी थोड़ा काम हो, जो लोगों में कंपैशन आपस में होता था, जैसे जो मेरे बचपन का जयपुर था वो वापस बने, तो वो इसमें इंटरेस्ट है। बाकी मेरी जर्नी तो काफ़ी चीज़ों से निकलते बीतती गई है, बट ऐसा नहीं है कि डिस्कनेक्टेड है। एक जैसे एक काम होते गए, अगली चीज़ खुलती गई। तो मेरे बैकग्राउंड स्कूल में साइंस थी, और मेरा विश्वास है कि स्कूल में जितने बच्चे पढ़ सके, मार्क्स का रेलेवेंस नहीं है, साइंस पढ़नी चाहिए 11-12 में भी, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसी चीज़ें नेचर में कैसे होती है, सोसाइटी में कैसे होती है, काफ़ी चीज़ों के साथ। और उसके बाद आप जो चाहे पढ़े। और उसके बाद मैंने बाय चॉइस सोशियोलॉजी पढ़ने का इरादा किया था। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेंकटेश्वर कॉलेज है, वेंकी कहते हैं, वहाँ जाके सोशियोलॉजी पढ़ी, और फिर मास्टर जामिया मिथिला इस्लामिया से किया। और फिर जो मेरा दूसरा इंटरेस्ट था साइंस का, तो एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में साइंस पॉलिसी का सेंटर है, जो केवल एमफिल, पहले एमफिल और पीएचडी, अब केवल पीएचडी के प्रोग्राम कराता है। तो किस्मत थी कि उसमें एग्जाम में पास हो गए, तो वहाँ पे दाखिला मिल गया। तो साइंस पॉलिसी में काम करते हुए, और जो मेरा उस टाइम इंटरेस्ट था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि मेरे आगे काम से भी लिंक है। ये इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, जो आज के हम फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें उसका बेसिस भी यही है। ये सॉफ्टवेयर है जो कि कोई इसका मालिक नहीं होता। इसका इस्तेमाल करना हर को अलाउड है, मगर जिसने भी बनाया है उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है। और इसका आप अंग्रेजी शब्द कमर्शियल यूज भी कर सकते हैं, मगर क्रेडिट देना जरूरी होता है। इसमें अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो आप सोसाइटी में कर सकते हो। तो आज के दिन जो मैक ओएस है, एप्पल का सारे ओएसएस है, वो भी पहले लोगों ने बनाए थे, ऐसे ओपन को यूज करके बनाए गए हैं। एंड्रॉइड है जो आपके फोन में, इसको यूज करके बनाया गया है। जी। तो इस तरह से आपकी जो जर्नी है वो साइंस से शुरू हुई जी, और फिर उसके बाद बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से बाहर आप जुड़े हुए, तो वो कैसे हुआ? तो जब मैं अपनी एमफिल कंप्लीट करके पीएचडी कर रहा था जी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा एक प्रोग्राम चालू किया था उन्होंने, जो प्रोग्राम था जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट, मगर आप समझ लीजिए इकोनॉमिक्स, सोसाइटी के बारे में। वो प्रोग्राम उनके छात्र या अमेरिकी छात्रों के लिए था, जो एक ही प्रोग्राम इंडिया, सेनेगल, इक्वाडोर और कीनिया में किया जा रहा था। 1 साल का प्रोग्राम उनके छात्रों के लिए। तो वो इंडिया में ढूंढ रहे थे, उस टाइम तो जूनियर था, तो मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को, डायरेक्टर अलग थे, तो उस टाइम ढूंढ रहे थे।
तो ये ऑफर आया मेरे पास और इसमें एक बड़ी अच्छी, उस टाइम पहली बार मैं अमेरिका गया था। अच्छा। वीजा की कहानी है अच्छी है, लोग वीजा में बहुत डरते हैं। हाँ। डरना नहीं चाहिए और ऑनेस्ट आंसर देना चाहिए। अच्छा, तो क्या कहानी रही? तो पहली बार जब मैं वीजा इंटरव्यू के गया तो उन्होंने पूछा, जैसे पूछते हैं कि आप अमेरिका जा रहे हो तो आप किस लिए जा रहे हो? हाँ। तो मैंने जवाब दिया कि भाई जाऊंगा तो पता लगेगा, अभी तो बुलाया उन्होंने, नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। तो उसके बाद भी वीजा मिल गया, तो अच्छा रहा। तो जो ये कहना है कि जो वीजा भी होता है, कोई भी जगह आप ऑनेस्ट आंसर दो, तो जिंदगी में आपका आगे चलता रहता है। तो ये कार्यक्रम मिला, इसी से मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से लिंक बने। और तो ये कार्यक्रम 2005 से लेकर 2015 तक यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के साथ कंडक्ट मिला और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, क्योंकि हर साल उनके 25 से लेके 35 स्टूडेंट्स आते थे इंडिया। उनके साथ अलग अलग जगह जाना, जगह देखना, उनका सारा इंस्ट्रक्शन भी करना, उसमें कुछ कोर्सेज मैं भी पढ़ाता था। अच्छा। और तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। और साथ ही साथ इसमें थोड़ी कमाई भी हो गई। तो उसी कारण से कह रहा हूँ कि आज के जो मैं कर सकता हूँ कर पाया। तो मैंने सोचा कि मैं एक थोड़ी अपनी कंपनी भी डालूँ। ये पहले उससे पहले का टाइम है, जिससे पहले की स्टार्टअप कल्चर या ये था। तो उसमें ही मैंने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेस्ड एक कंपनी डालने का सोचा। अच्छा। पर मेन उसका B2B कंपनी थी, वो थी। और उसमें जो आज के मोबाइल फोन है, इसका एक प्रोटोटाइप वर्जन होता था। उसको उस टाइम जो पहली बार मेरे को बनाने का मन किया एक मोबाइल फोन पे कोई डिवाइस बनाने का, उस टाइम पुराने नोकिया के मोबाइल फोन आते थे, आपको याद होगा। तो स्क्रीन वाले चालू ही हो रहे थे। तो पहली बार मैंने इम्पोर्ट किया और ड्यूटी लगी, टैक्स लगे, तो वो मेरे को एंड में जाके जो आइटम 25-30 हजार का होना चाहिए था, मिला के 1.5 लाख का पड़ा। तो मैंने कहा ये तो थोड़ा गलत है। तो अगर हम यहाँ के यूनिवर्सिटीज को अवेलेबल कर सके, तो ऐसा जो ये डिवाइस होती है इस पे वो कर सके एक्सपेरिमेंट, और उस टाइम चालू हो रहे थे अपने मोबाइल फोन, GPS डिवाइस ये बना सके। तो एक कंपनी थी अमेरिका में, काफी बड़ी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, उनसे भी बात हुई। एक दूसरी और कंपनी थी, तो उन्होंने कहा कि आप इंडिया के यहाँ के अगर एजेंट बनना चाहते हो तो बन सकते हो। वो जमाना पहले का था, इतना कंपटीशन नहीं था। उन लोगों को इंडिया में इतनी कनेक्शन भी नहीं थे। तो वो एक कंपनी मैंने चालू करी। क्या बात है। तो वो काफी सही कंपनी चली और उसमें इंडिया के सारे, छोटा काम था क्योंकि बड़ा नहीं, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस था, मगर सरकार में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सारे उनके CDAC जो कंप्यूटर रिसर्च सेंटर से लेके सारी जो मोबाइल कंपनियां हैं, नोकिया, सैमसंग, एप्पल ने भी उनको लिया। प्लस जिससे मुझे खुशी हुई, काफ़ी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ में उनको यूज़ कर पाए और इसकी कॉस्ट अब 10,000 रुपये आ गई थी, जो 1.5 लाख का था। और वो चलता रहा साथ में। तो दोनों काम चलते रहे साथ में और ज़िंदगी भी आगे चलती रही। क्या बात है। तो इतने सारे काम आपने किए हैं, आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग काम कौन सा लगा? जैसे अगर कहें जयपुर विरासत फाउंडेशन, उसकी शुरुआत कैसे हुई, या आपको जो एक आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति होती है वो कब हुई? तो वैसे तो कहेंगे तो जो काम करे हैं उसमें आनंद की अनुभूति हुई। अच्छा। बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन होते हैं, तो उसमें टेंशन भी हुई जी। अभी के दौर कहे तो इसके बारे में मैं कहता हूँ कि कोविड, जयपुर विरासत फाउंडेशन का स्थापना 2002 में हुई थी। अच्छा। और एक जो इरादा था उस टाइम, एडिनबरा में एक सिटी फेस्टिवल होता था। हाँ। ऐसा ही फेस्टिवल चाह रहे थे जो उन्होंने स्थापित किया जयपुर विरासत को। मैं उस टाइम कॉलेज में था, मास्टर्स कंप्लीट कर रहा था। तो उस टाइम देखा, मैं था भी वहाँ पे, मगर काफी एक जनरेशन ओल्डर के लोग उसमें ज्यादा इन्वॉल्व, कि वैसा एक फेस्टिवल हो। और शुरू में चालू हुआ ये जयपुर इंटरनेशनल हेरिटेज फेस्टिवल, वो बना जयपुर विरासत फेस्टिवल। काफी बड़ा फेस्टिवल होता था, उसमें लोक कला, मॉडर्न म्यूजिक, कल आर्ट, टॉक सब भी होते थे। और इसका एक छोटा हिस्सा एक दिन का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था। जी। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल काफी बड़ा होने लगा और एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मगर इस पे इंटरेस्ट लोगों का बहुत बढ़ने लगा। तो 2006 से ये एक अलग से फेस्टिवल हो गया। और उसकी भी कहानी, शुरू में सलमान रुश्दी भी आए और विलियम डालरिम्पल एक कहानी सुनाते हैं। उस टाइम वो ऑथर जरा आते थे, अब वो डायरेक्टर है फेस्टिवल के। अच्छा। तो ऑथर में आते कि वो जो पहली बार बोले तो वहाँ पे 7 ही केवल वो थे सुनने वाले। अच्छा। मगर धीरे धीरे बढ़ता गया। और 2006-07 में काफी बड़ा हुआ और काफी बड़े बड़े लेखक, ऑडियंस तो दिग्गी पैलेस में होता था पहले ये। ऑडियंस तो 100 में ही होंगी, मतलब हर चीज में 100 और 200, 500, और बड़े बड़े लेखक दुनिया भर से आने के इच्छुक हो गए, क्योंकि ऐसा कुछ उस टाइम हो नहीं रहा था। लिटरेचर के इवेंट होते थे तो बुक फेयर होते थे, या फिर कोई ऑथर्स को बुला के कोई टॉक हो जाती थी सीरियस चीज में, 25 सीनियर लोग आ गए। बट एक फेस्टिवल था ये, मतलब ये हर के लिए था इसकी, जो जिससे पूरा राजस्थान में चेंज आया है। एक नेचर की हर चीज पे फेस्टिवल ही होता है कि आम जनता के लिए किया है, और जब तक आम जनता नहीं जुड़ेगी तो आप उसका स्केल बड़ा नहीं कर सकते। और
आम जनता को नॉलेज जाएगी तो ही तो लोग इंटरेस्टेड होंगे। जी जी तो पहली बार एक लिटरेचर को एक फेस्टिवल के रूप में पेश किया गया और साथ में साथ खाना भी था। और मेन बात ये थी कि जो ऑथर से छोटा फेस्टिवल था उस टाइम, सबसे मिलते थे, बाद में भी मिलते थे। हाँ। और जो बच्चों में जोश दिखा उससे देख के समझ में आया कि ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होगा। और उसके बाद से जयपुर विरासत फेस्टिवल तो उसका ओनर है, उसको मैनेज करते हैं, मगर इसका प्रोडक्शन एक दिल्ली की कंपनी करती है। अच्छा। उसमें काफी बड़े लेखक है विलियम डालरिम्पल और इंडिया की काफी साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है नमिता गोखले, ये इसके अब डायरेक्टर है। और ये अभी 1 फरवरी से फिर से होने वाला है। और ये बड़ा फेस्टिवल इंटरनेशनली हुआ, जो लोग आए विदेश से उन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था कि खुशी के माहौल में लोग मिल रहे हैं, एकेडमिक बातें भी कर रहे हैं, अपनी फोटो भी खींच रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं। और टीना ब्राउन करके एक वो थी, शायद नाम थोड़ा गलत, टीना ब्राउन ही शायद है, वोग की एडिटर थी उस टाइम। अच्छा। उन्होंने उसको अपने जो रिव्यू लिखा वोग में लिखा ग्रेटेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या बात है। तो उसके बाद से इसका बहुत ही विस्तार हुआ, इंटरनेशनली लोग इसको जानने लगे। और अब तो हम जयपुर में तो आप जानते ही है कि इसको देखे पूरे इंडिया में कम से कम 100 लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं। और JLF ब्रांड इंटरनेशनली भी यूज होता है और 10 से 12 अलग छोटे फेस्टिवल इससे हो रहे हैं। तो काफी ही बड़ा हुआ ये। और तो ये फेस्टिवल था। साथ ही साथ जयपुर विरासत ने एक कार्य किया जो पूरे सिटी में, इसको बिल्ट हेरिटेज कहते हैं हम, बनी हुई इमारतें। अच्छा। इनका डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा। और इसका कार्यक्रम खत्म हुआ, इसको कह सकते हैं जयपुर विरासत का काम जो प्लानिंग में था, काम तो हमेशा चलता है, आप नया काम ढूंढते ही रहते हैं, था जब इसका जयपुर विरासत नहीं और सरकार की मदद के साथ भी द्रोणा करके एक कंजर्वेशन कंपनी है, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट है। अच्छा। उनके साथ मिलके जब जयपुर का जो डॉसियर था वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन के पास हुआ यूनेस्को से। हाँ। तो 2019 में हुआ था। तो वो काम उसमें अटेंड हुआ। और साथ ही साथ 15 से जयपुर विरासत ने कर हमेशा से रहते कि आर्टिस्ट को भी, क्राफ्ट्समैन को भी और आर्टिस्ट को भी सपोर्ट, बट एक फोकस लिया कि हम फोक परफॉर्मेंस आर्ट जो अलग अलग जातियों के गाने बजाने वाले होते हैं, उनको नृत्य भी होते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनके लिए एक छोटा म्यूजियम भी बनाएंगे। तो ये कार्यक्रम भी चल रहे थे। अच्छा। तो 2019 तक मैं तो बाहर से जुड़ा हुआ था, कभी कभी आता था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हमेशा आता था। तो 2019 तक ये कार्यक्रम चल रहे थे। बट 2019 और 20 में जब कोविड आया और जो स्थिति जयपुर विरासत फाउंडेशन की हुई, तो वो बंद होने की स्थिति में था, कागार पे था। तो मेरे फैमिली के लोग जुड़े हुए थे इससे और मुझे लगा कि ये जयपुर का इतना इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है और 20 साल में इसने एक ऐसा, मतलब जो लोग जयपुर विरासत का काम किया, पहुंच बना दी, एक पहचान बना दी। और जिन लोगों ने इनके साथ काम किया वो अलग अलग जगहों पे, बड़े बड़े पोजीशंस पे जयपुर में लगे हुए हैं, राजस्थान और इंडिया में यहाँ से करियर चालू करके गए। तो इस संस्था को बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो तब मैंने ट्रस्टीज को लिखा और मेरी कंपनी का थैंकफुली जो मेरे जो कार्यक्रम थे, छोटे प्रोग्राम कर रहा था, मिनेसोटा का प्रोग्राम मैंने 15 में छोड़ दिया क्योंकि वो क्या 10 साल से है, स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, उनके हर चीज नहीं है। शुरू के 4-5 साल तो जैसे मैंने कहा हर नई जगह जाना देखना, बट वो प्रोग्राम सेम टू सेम होने लगा था। अच्छा। अगर मैंने जैसे यूनिवर्सल लर्निंग जब बनाया तो छोटे प्रोग्राम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ कर रहा था। अच्छा। तो वो प्रोग्राम आते 1 महीना रुकते चले जाते। तो इसका फायदा ये था कि आप साल में 4-5 महीने काम करो, बाकी साल अच्छा। आराम करें। और क्योंकि उसमें 4-5 महीने आते, गर्मियों में नहीं आते। और बाकी जो मेरे कंपनी के था उसका भी अब काफी सारा काम पूरा हो गया था और लोन्स पूरे हो चुके थे। तो ये एक बहुत लकी बात है, जब कोविड आया और चीजें बंद हुई तो मेरा काफी हद तक, मतलब जो सिचुएशन थी, मैं काम बंद करने की स्थिति, हर आदमी नहीं था, तो था मैं एक स्थिति में था, लकी था कि मैं कुछ नया चालू कर पाऊं। अच्छा। उम्र भी बढ़ गई थी, तजुर्बा भी बढ़ गया था, तो था कि कुछ ऐसा करे जिसमें अपने को भी मजा आए, अपने शहर में भी कुछ हो। और एक ये बात भी थी कि जयपुर विरासत के साथ काम करिए तो कोविड के टाइम जब भी अलाउ होता तो आप 20 लोग 10 लोग इनके साथ आप एक्टिविटी कर सकते थे, वरना आप घर ही बैठिए। तो मैंने ट्रस्टीज को लिखा कि पैसा तो नहीं चाहिए, मगर अगर आप मेरे को अलाउ करे तो संस्था को बंद नहीं करे। उस टाइम में एडवाइजर लगा और 4-5 महीने बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। ऑनररी है डायरेक्टर पोजीशन। अच्छा। मगर मतलब ऑनररी मतलब पेमेंट नहीं है। बट जो इस काम में मजा आया है पिछले 3 साल में, आपने सवाल पूछा तो जवाब तक लंबी कहानी से आया। जो मजा आया है इस काम में, बहुत ही ज्यादा मजा आया है। हजारों लोगों से मिलने का हुआ है, हजारों आर्टिस्ट से मिलने का हुआ है, कलाकारों से मिलने का हुआ है।
हर साल नए नए प्रोग्राम बनाने का हुआ है। शुरुआत हमने की, जो सरकार परमिशन दे रहा था, वॉक्स करते थे जयपुर विरासत फाउंडेशन पहले, बट हमने क्योंकि ओपन एयर थी तो कोविड में हम ये वॉक से चालू करा वापस करके, और उसमें पूरे इंडिया से लोग आते थे जो जयपुर आकर रुके हुए थे कोविड में, बाहर से जयपुर वाले बाहर गए, सब आए, और हम काफी सरप्राइज थे जो हमें रिस्पांस मिला। हमें लगा था कि 5-10 लोग आएंगे, बट लोग बहुत आना चाहते थे क्योंकि घर में रह रहे थे, बाहर निकलने का था नहीं, केवल आउटडोर एक्टिविटी अलाउड थी। धीरे धीरे सरकार ने 20 लोगों की परमिशन दी, 30 की दी, तो हमने छोटे म्यूजिक प्रोग्राम भी करे आफ्टरनून में, अकूस्टिक बिना माइक के। उस पर भी रिस्पांस मिला, तो आर्टिस्ट को भी काम मिला साथ साथ। और तो चलता रहा ये कार्यक्रम। म्यूजियम भी वापस खोला, बंद हो गया था, तो काफी यूनेस्को भी आया, जुड़ा, उन्होंने भी, क्योंकि शहर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन रही थी, उसके कार्यक्रम के लिए कार्य करे, और बहुत सारी संस्थाएं उस टाइम बहुत काम कर रही थी, तो वो जुड़ी, और वो लोग आगे निकल के और अपना काम कर रहे हैं। और अभी भी एक कार्यक्रम चालू है, अभी कल ही सांबर में फेस्टिवल था, उसका भी राजस्थान टूरिज्म का है, पर हम सपोर्ट कर रहे हैं। और 2023 में पहला फेस्टिवल जयपुर छोटा था, तो जयपुर विरासत फाउंडेशन ने ही करा। तो बेसिकली लोगों से मिलना, नई जगह जाना, चीजों को ढूंढना, और तो ये बहुत ही मजा आता है मेरे को भी, और साथी बहुत बढ़िया मिले, साथी भी जो मिले काम करने को, आधे तो वॉलंटियर दिए अपने आप, और तो बहुत ही अच्छा रहा, और एनरिचिंग कुछ मेरे लिए भी, और मुझे लगता है कुछ शहर को भी मिल रहा है, कुछ लोगों को भी मिल रहा है जो आते हैं बाहर के। तो ये तो हुआ कि क्या हुआ। हाँ जी, ठीक है, कौन सी कैसी जर्नी रही, क्या क्या होता गया, बहुत मजा आया। अब बात है क्या होना चाहिए। क्या भारतीय, या फिर कहेंगे कि जयपुर पर्टिकुलरली अगर बात करें, जयपुर राजस्थान के आर्ट सीन में जो यूथ से मिला हुआ है, वो आर्ट सीन नहीं जिसमें एस्टैब्लिश्ड कलाकार जिन्हें बहुत अच्छी समझ है शास्त्रीय संगीत की, उनकी बात नहीं, बात हो रही है कि उस यूथ की जो अब आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, जो आर्ट में हल्का सा भी रुझान रखते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए, आर्ट सीन में क्या होना चाहिए, व्हाट डू वी लुक फॉरवर्ड टू। ये काफ़ी ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। और तो एक बात तो ये है कि लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स का आर्ट के प्रति प्रेम नहीं है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है यंगस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड है आर्ट में, म्यूजिक में भी, क्राफ्ट्स में भी, हेरिटेज में भी ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है बड़े लोगों से। बड़े लोगों को कुछ नॉलेजेबल है, बातचीत है, मगर यंगस्टर्स काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और कुछ नए ढंग से भी करना चाहते हैं। अच्छा। इसको प्रमोट करने के लिए बहुत, एक तो है जो हमारा फोक म्यूजिक है, शास्त्रीय म्यूजिक है, या क्लासिकल क्राफ्ट है, या फिर जो एक्सपेक्टेड क्राफ्ट है जो राजस्थान के सरकार भी सपोर्ट करती है, उनके लिए स्कीमें बनी हुई है, मगर वो स्कीमें काफी कमजोर है, क्योंकि वो बनी हुई है बिल्कुल लाइवलीहुड के बेसिस पे, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे गरीब आर्टिस्ट भी है, और साथ ही साथ यंगस्टर है जो और कुछ भी कर रहे हैं, बट साथ में साथ उनका इस रुझान है, इनके लिए स्कीमें और फेलोशिप्स भी आ रही है। कुछ बाहर से आती है, जयपुर से भी आती है, बाहर से काफी आती है, और साथ ही साथ जो जयपुर में हमें देखने को मिल रहा है, पूरा जो आर्ट का सीन है, क्राफ्ट का सीन है, आज के दिन यंगस्टर ने ही संभाला हुआ है। क्या बात। आज जब जेके देख लीजिए, ठीक है, डायरेक्टर सीनियर होंगे, मगर उनका जो कार्यक्रम पूरा करते हैं वो यंगस्टर है। नया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना है, वहाँ काफी थिएटर और म्यूजिक के प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर सब है, वो यंगस्टर है, और आते भी परफॉर्मेंस करने सीनियर लोग आते हैं, बट मेन परफॉर्मेंस यंगस्टर्स के थ्रू होती है, और ऑडियंस भी आप देखेंगे 80 to 90% यंगस्टर्स की ही है। एग्जाम्पल देता हूँ, एक बैंड है युगम करके, इंडी आर्टिस्ट बैंड है, हिंदी में गाते हैं, तो पहली बार जब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का बड़ा ऑडिटोरियम फुल बना, वो इनकी एक परफॉर्मेंस और म्यूजिक से बना। थिएटर बड़े NSD के भी आए, बाहर के आए, बट उसमें भी इतने लोग नहीं आ पाते, इतने आते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा बात है कि हमारे यंगस्टर्स का रुझान बहुत है। इसको वो अब कैसे एक जीविका बना सके, इसमें सहायता जो बाहर देखा है विदेश में बहुत, एक तो दूसरी बात है हर एक आदमी जीविका बना नहीं सकता, जैसे कहते हैं हर एक आदमी कलाकार नहीं होता, हर एक आदमी पोएट नहीं होता है, हम चाहते हैं बनना, तो ये डिस्टिंक्शन भी किसको भी कौन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, उसके लिए ट्रेनिंग हो, सिलेक्शन हो, साथ ही साथ इसलिए विदेश में जो देखा है काफी इंस्टीट्यूट्स है, काफी सपोर्ट है, और जयपुर राजस्थान में भी है, पर वो छोटे हैं। कथक केंद्र भी सरकार का सपोर्टेड है, सरकार की 11 अकेडमियां हैं आर्ट एंड कल्चर से लिंक्ड। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि पिछले साल 23 में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल कराया सरकार ने जोधपुर में। अच्छा। तो उसमें सारी सरकार की अकेडमियां पार्ट थी। अच्छा। तो ये लिटरेचर फेस्टिवल का
एम था कि जो राजस्थानी लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज नहीं है बट सरकार ने सारे जो डायलेक्ट्स है अपने अलग अलग ढूंढारी, मेवाड़ी, मारवाड़ी को जोड़ के चाहते हैं कि ये एक रिकग्नाइज हो एक भाषा की तरह इंडिया में नेशनल लेवल पे। तो उसका यही था कि जब तक इस भाषा का नाम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम तो कैसे, तो एक अच्छा फेस्टिवल कराया था सरकार ने। और तो उसमें पता लगा कि 11 अलग अलग संस्थाएं हैं, संगीत नाटक है, भाषा अकादमी है, इन लोगों को भी यंगस्टर की तरफ जाना चाहिए। ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको अवार्ड भी देते हैं, बट युवा आर्टिस्ट की तरफ इनका अभी इतना रुझान नहीं है। कभी कभी कुछ 5,000 10,000 की ग्रांट दे देते हैं। साथ ही साथ कई संस्थाएं बनी है, जयपुर में भी ऐसे आवाज स्टूडियो है, 2-4 और संस्थाएं भी है जो यंगस्टर्स के लिए फेस्टिवल्स और प्रोग्राम कराते हैं। तो उनको भी थोड़ा सरकार सपोर्ट मिल रहा है और मिलना चाहिए। और आखिरी है जो ट्रेनिंग स्कूल है, जिसके सर्टिफिकेशंस है, सरकार को यूनिवर्सिटीज है, IIS यूनिवर्सिटी भी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऐसी यूनिवर्सिटी है सरकार की, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, म्यूजिक का डिपार्टमेंट है, बट 3 साल म्यूजिक पढ़ने हट नहीं आएगा। तो कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी बढ़ाने चाहिए कि ये आर्टिस्ट है, इसने 2 महीने पढ़ा, एग्जाम दिया, इसको आता है, तो इसको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि ये अननोन। जैसे हमारा कंप्यूटर के उसमें होता है, हमारा ग्राफिक आर्टिस्ट में होता है कि आप कहीं से सर्टिफिकेशन ले लो तो लोग मानते हैं। तो वैसे हर एक आदमी 4 साल नहीं पढ़ सकता या 5 साल का कथक का कोर्स नहीं करेगा, कितने लोग होते हैं छोड़ देते हैं, मगर कई लोग हैं जो 2 साल करके कुछ अपना नया ही बना सकते हैं और उनको सर्टिफिकेशन भी हो। तो ये, बट बाकी जितना मैं देख रहा हूँ यूथ का जो रुझान है आर्ट एंड कल्चर की तरफ बहुत सारा है। अगर मौका मिले तो वो पढ़ाई छोड़ के यही करे राजा। मुझे तो लगता है 50 से 60% आर्ट एंड कल्चर की तरफ ही जाए, स्कूल में भी, कॉलेज में भी। और आजकल अच्छा माने या बुरा माने, जो सोशल मीडिया है इसके थ्रू भी आप बिल्कुल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। अगर आप में जरा सा भी पैशन है, इंटरेस्ट है, आप में हुनर है हल्का सा भी, तो आप उस हुनर को चाहने वाले, समझने वाले, अप्रिशिएट करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना हुनर को पूरी दुनिया को पहुंचा सकते हैं, जो पहले नहीं था ऑप्शन। तो मेरा तो काफी पॉजिटिव ही आउटलुक है। और राजस्थान में तो कहते हैं कि हम कल्चर और हेरिटेज पे बने हुए हैं, तो ये तो स्टेट ऐसा ही है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता जो लोगों का है कि हमारी कल्चर, हेरिटेज, संस्कृति लुप्त हो जाएगी, राजस्थान में तो नहीं होगी। चेंज हो रही है, चेंज हमेशा होता है। गांव में जाओगे तो वो टी शर्ट ही पहनेंगे, आजकल टी शर्ट आसानी से मिलती है, उनको कुर्ता मिलता ही नहीं। मेरे को भी कुर्ता ढूंढने में मेहनत लगती है, शर्ट मिल जाती है अमेज़न से। तो वो चेंज हो रहा है, मगर जो उनके तौर तरीके है, गाने के तरीके है, शादियां बहुत बड़ा है, शादियों में पूरा कल्चर वापस आता है, तो ये लुप्त होने का मुश्किल ही है। और इंटरेस्ट भी है, लोगों को अपनी परंपरा में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। इसका इंटरनेट ने भी दिया है, क्योंकि इंटरनेट से वो ढूंढ सकते हैं। तो मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ कि राजस्थान में काफी अच्छा फ्यूचर है यूथ और आर्ट और कल्चर का। ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात बताई। अगर बात करें कि कैसे आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली इस तरफ जाने की, वैसे तो आपने अपनी जर्नी में हमें बहुत कुछ बताया है, लेकिन अगर आप किसी एक इंसान को अपनी सफलता डेडिकेट करना चाहें, किसी एक इंसिडेंट को या फिर एक वैल्यू सिस्टम को, कि भाई ये जो चीज़ मुझ में शुरू से थी एंड दैट इज़ व्हाई आई एम इन दिस फील्ड, तीनों के जवाब देता तो फैमिली जो है हमारी आर्ट एंड कल्चर से हमेशा जुड़ी हुई है। अच्छा। मेरी ग्रैंडमदर स्कल्प्टर थी, जयपुर में 3 मूर्ति उनकी बनाई हुई है। क्या बात है। और उनका क्या नाम है? उषा रानी हुजा। अच्छा। तो वो भी थी। तो और घर पे स्टूडियो था, लोग आते भी थे घर पे, पूरी जो इमारत बड़ी बनती थी उसका पूरी कास्टिंग भी ब्रॉन्ज में घर पे होती थी। तो काफी लोग मिलने भी आते थे। प्लस वो थोड़ा फैमिली को काजिन प्रिविलेज कह ले, वो पढ़ी हुई रिजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक लंदन से थी। अच्छा। फिर दिल्ली रह के फिर जयपुर आए थे। अच्छा। तो काफी उनके जो आर्टिस्ट पूरे इंडिया से भी आया करते थे। अच्छा। तो ऐसे रुझान तो था ही आर्ट एंड कल्चर की तरफ। साथ ही साथ मेरा जो रुझान था कि हम कुछ करें, इसलिए मैंने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में उसको पब्लिक को भी फायदा होना चाहिए। तो कमाई तो होनी चाहिए हमारी, बट साथ ही साथ पब्लिक को भी फायदा होना चाहिए। तो ये मेरा हमेशा था। जो प्योर बिजनेस में ये आपको नहीं मिलता। और हम कमाते अपनी खुशी, जो मेरा ये है कि कमाई तो अपनी खुशी के लिए है, कमाते हम ये नहीं है कि हम क्या करेंगे पैसे का, जगह हमें तो इसी तरह से तीसरा ये था कि जयपुर विरासत फाउंडेशन में मैंने बचपन से देखा था, जब से मैं कॉलेज सबसे चालू हुआ चलता हुआ, तो जब मुझे लगा कि ये बंद हो रहा है और तो ये बंद नहीं होना चाहिए। और मुझे और कोई लोग दिखे नहीं कि कोई आगे, बिकॉज उस टाइम वहाँ फंडिंग नहीं थी, कोविड भी आ गया था, और जो कॉस्ट उनका जो था चलने का प्रति महीना वो ही नहीं मीट हो रहा था। तो
बाकी प्रोग्राम चलते रहते हैं, बट मैंने कहा तो मैं उस टाइम मुझे लगा कि भाई मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इन तीनों के मिलकर मुझे भी नहीं पता था कि ये 3 साल चलेगा, मुझे लगा 1 साल के आसपास में छोड़ के कुछ और करेंगे, बट अब 4 साल चल रहा है और प्रोग्राम बढ़ते ही जा रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, लोगों से मिलना भी और अच्छा होता है, मतलब काफी। तो इसलिए ये 3-4 चीजें थी जिनसे मुझे लगा कि बट आर्ट एंड कल्चर की तरफ रुझान हमेशा ही था। और ये था कि पहले था कि रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, मौका पहले मिल गया तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें अगर एजुकेशन की, बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस फील्ड फ्रॉम सो लॉन्ग, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, स्किल डेवलपमेंट की भी बात होती है, और किसी भी न्यू स्किल को एक्वायर करने में उसको सस्टेनेबल, मतलब लाइफ के लिए उसको अर्निंग बनाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? हाउ कैन वी get art and culture into students, into youth as an earning option? So, पहले ही बताया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा ज्यादा फोकस है आर्ट एंड कल्चर की तरफ भी है, स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी है। अर्निंग ऑप्शन वही बात है, अगर आप कमाई देखोगे तो वो प्रोफेशन हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर कैन नॉट बी लुक्ड एट एज अ प्योर इनकम अपॉर्चुनिटी। को हर एक आदमी विल नॉट बी द मोस्ट फेमस डांसर, एवरीवन विल नॉट बी द मोस्ट फेमस सिंगर और द पोएट अगर आप टॉप पे हो। ये तो आपका पैशन होना होता है। ये एक टॉप था अशोक चक्रधर का पोएट्री के बारे में, काफी अच्छे पोएट भी है, उनके सुन के बता रहा हूँ कि हर एक आदमी पोएट्री ऑलमोस्ट हर एक आदमी ने कभी न कभी लिखी है, कभी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को लिखी है, या कभी जिंदगी में एक बार तो लिखी है, अच्छी या बुरी है, कैसी भी है, पर हर एक आदमी विश्व प्रसिद्ध पोएट नहीं बन सकता। जो अगर आपका आर्ट एंड कल्चर की तरफ रुझान है तो पॉलिसी ने आपको अपॉर्चुनिटीज दी है। और दूसरा जो मैंने कहा कि आज के दिन सर्टिफिकेशन बेसिक अगर आपने स्किल है तो उसको हेल्प करने की काफी फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में भी आ रही है। बट मेन बात है, अगर आप चाहते हैं कि एक कोई स्टार्टअप कल्चर, जैसे हमने पैसे इन्वेस्ट करे, एक प्रोडक्ट बनाया, उसे बेचा, उसलिए कर रहे हैं, तो आप फिर मैनेजर बन लिया आर्ट एंड कल्चर का। आर्टिस्ट बनना कमाई से नहीं हो सकता, आर्टिस्ट है कि हमें अपनी आर्ट बनानी है। और दूसरा सेकंड पार्ट है कि वो बिक सकती है कि नहीं बिक सकती, वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है बिकना, वरना आप कैसे सस्टेन करेंगे, आपको कुछ और करना पड़ेगा। इसमें यही है कि जो मेरा विश्वास है कि भाई एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो पढ़ाए सिखाए स्किल डेवलप करेंगे, उसके लिए पॉलिसी बन गई, नहीं भी है, जिसका इंटरेस्ट है वो ढूंढ लेता है कहीं ना कहीं से कि यहाँ पे गुरु है, ये सिखाते हैं, वो ढूंढ लेगा। दूसरा है जो हमें अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो टैलेंटेड हो या नहीं हो, उनको एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो स्टेज पे आए, ट्रैवल करे, परफॉर्म करे। इसमें ज्यादा जरूरत है बड़े संस्थाओं, यूनिवर्सिटीज को फोकस करना कि ट्रैवलिंग से ही आपको एक्सपीरियंस आती है, तो अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टेजेस पे भेजना कि वो परफॉर्म कर सके, वो समझ पाएंगे कि हम आर्टिस्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, हम कलाकार बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। गवर्नमेंट को भी ये प्रमोट करना, इसके लिए बजट अलोकेट करना, प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को भी साथ ही साथ। और कुछ तो नीश स्कूल बने हुए हैं, निफ्ट है, एनआईडी है जयपुर में, आर्किटेक्चर के लिए जैसे बन गए, मगर वही है कि ये आपके दिल से होना चाहिए। आर्टिस्ट दिल से बनता, आर्टिस्ट कमाई से नहीं बनता, पैशन है। और पैशन से आप पैशन से अगर कमाई हो गई तो अच्छा करियर बन गया, वरना आप पैशन साथ चलाइए, कोई और करियर साथ में करिए। तो हमने बात कर लिया आपकी जर्नी के बारे में, हमने बात करी कि क्या क्या होना चाहिए, यूथ से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, सारी बात कर ली। अब जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो लिसनर्स हैं, जो छोटे लिसनर्स भी हैं और अपनी उम्र के एक पड़ाव पर हैं, जब एक सोसाइटी की मदद भी कर सकते हैं, जैसे आपने अपने पैशन को साथ में लेते हुए सोसाइटी को भी देना चाहा, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर को हेल्प करने के लिए? सबसे पहली बात तो एक तो अपने को हेल्प करने के लिए, और एक आर्ट एंड कल्चर को हेल्प करने के लिए आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट या कोई डिस्प्ले करता है आर्ट, क्राफ्टमैन नहीं, वो चलता है ऑडियंस से। अगर ऑडियंस नहीं हो तो कोई आर्ट फॉर्म नहीं। अकेले तो हम गा सकते हैं घर में, तो रियाज कहते हैं उसको परफॉर्मेंस नहीं कहते। तो परफॉर्मेंस होती है ऑडियंस से। और इसमें एक डिफरेंस ये भी है स्टूडियो सिंगिंग और परफॉर्मेंस में, कि परफॉर्मेंस में ऑडियंस का रिएक्शन मैटर करता है। तो सबसे पहला तो ये कहूँगा, कोई भी आर्टिस्ट आए, बड़ा आए, छोटा आए, आपके पास टाइम है या कोई एग्जीबिशन लगा हो राजस्थान में, जयपुर में, कहीं भी, दिल्ली आप जाते हो, आप जरूर जाए देखने, अप्रिशिएट करिए, जाइए, समय निकालिए, आपके पास है, उसी से लोगों को प्रेरणा मिलती है, वो आगे बढ़ते हैं।
और दूसरा अगर आप खुद आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उसमें सबसे मेन बात है, एक तो जो मैंने पहले कहा कि जो आपको दिल से करना चाहते हैं वो करिए। ये नहीं करिए कि हमें लगता है ये बिकता है आज तो ये ऐसा आर्ट बना ले, वो भी कर सकते हैं, फिर उसको आप बिजनेस मानिए, उसको आप अपना आर्ट नहीं मानिए। दूसरा आपको पेशेंस बहुत जरूरी है, कोई भी चीज 2 दिन में नहीं होती। आज का जो कल्चर है कि अभी हुआ एकदम से हो गया, फोन पे 3 बटन दबाए, मगर एक आर्टिस्ट को बनने के लिए, सीखने के लिए, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट है वो दूसरे का काम देख के सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो आप पूरी जिंदगी लग जाती है साधना। आप पेशेंट रहिए, आप काम करिए और आपको सक्सेस मिलेगा। एक दिन में नहीं मिलता, मगर आप आराम से अपना काम करिए, धैर्य रखिए और जो काम आपको अच्छा लगता है वो करिए। तो ये बट मेन एड्रेस, अगर आपको हेल्प करना है, पैसा नहीं चाहिए, लोगों को ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस आए वो अपने आप मोटिवेट होंगे, अपने आप पैसा तरीका ढूंढ लेंगे। अगर बहुत सारी ऑडियंस आएगी तो और डिमांड बढ़ती है आर्टिस्ट की, तो वही मेन उनका। क्या बात है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना में आने के लिए। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई। अगर उन्हें सोचें तो ये पता लगता है कि सब कुछ सब जगह हो रहा है, बहुत सारा पैशन है, बहुत सारा टैलेंट है, इंटरेस्ट है, ज़रूरत है तो अप्रिसिएशन की, समय निकालने की, आपको ये ग्रैटिट्यूड फील करने की कि आपको इतना दिया गया है, इतने आर्ट एंड कल्चरली रिच स्टेट में आप हैं। सो प्लीज़ उसे आप अप्रिशिएट कीजिए, समय निकालिए और जितना दे सकते हैं आर्ट और कल्चर को, अपना समय, अपना अप्रिसिएशन और अपनी वाहवाही, आई वुड से तो वो उतना दीजिए। सो आई थिंक दैट वुड बी। वो उन्होंने ये भी कहा कि आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, पैसा नहीं मांग रहा आर्ट एंड कल्चर। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि आप आर्टिस्ट को आप पैसा दीजिए, वो कह रहे हैं कि पैसा अपने आप आएगा, आप समय तो दीजिए, विच इज सो ट्रू। और वो कितना रेलेवेंट है, कितना लॉजिकल है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी और हमने आज इस पॉडकास्ट में बात की रक्षित पूजा जी से, जो जयपुर विरासत फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चल रहे हैं। और इसके अलावा मैंने उनका जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था किस किस फील्ड में वो बहुत एक्टिव हैं, और उनके इंटरव्यू से भी पता चला कि किस तरह से अगर आप में पैशन है तो जो मंजिल है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, सफ़र इतना खूबसूरत हो जाता है। ऐसे ही एक और गेस्ट के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी पॉडकास्ट में, जिसका नाम है चेतना, रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल का पॉडकास्ट चेतना। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ शिल्पी। अभी के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।